हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास फिजिक्स उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि फिजिक्स क्लास 12th क्लास फिजिक्स के पहली वीडियो है हमारी। अब इसके अंदर कि पहले यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे हम इसमें कि फर्स्ट यूनिट होगी इसकी, उसके बारे में यूनिट का नाम क्या है, उसके बारे में किस चीज़ की स्टडी की जाएगी, इन सब के बेस पे हम बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट है और इसके मार्किंग की बात की जाए कि राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के हिसाब से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से मार्किंग होती है इसकी 7 नंबर की। 7 नंबर का यूनिट है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाएगी, क्या क्या इसमें पढ़ा जाएगा, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, तो इसके अंदर कि स्थिर आवेशों की स्टडी होगी, स्थिर आवेशों की, और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं होगी, जैसे विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत विभव हुआ, जैसे धारिता हुई, इन सब की चर्चा इस स्थिर वैद्युतिकी वाली यूनिट में करने वाले हैं। तो इसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स की वह ब्रांच अर्थात भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। डेफिनेशन की बात करें तो भौतिकी की जिस ब्रांच के अंदर हम स्थिर आवेशों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। आवेश केवल स्थिर तो हो नहीं सकता, तो आवेश की 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट जैसे बात करें हम कि आवेश स्थिर हो, स्थिर आवेश होगा, या बात करें कि आवेश गतिशील हो सकते हैं। और गतिशील की भी 2 अवस्थाएं पढ़ी हमने कि एक तो नियत वेग से गतिशील हो आवेश, अथवा वेग समय के साथ परिवर्तित हो जाए आवेश का, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी। तो पहली कंडीशन की बात करें हम कि स्थिर आवेश है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। विद्युत क्षेत्र कि स्थिर आवेश केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बात करें गतिशील आवेश की, और गतिशील भी 2 प्रकार से होगा। एक तो कि समय के साथ वेग परिवर्तित नहीं हो अर्थात नियत वेग से चले, या एक जो कि वेग समय के साथ बदल जाए अर्थात त्वरित आवेश की बात की जाए तो पहले हम बात कर रहे हैं नियत वेग से गतिमान आवेश। नियत वेग से गतिमान आवेश होगा, और जहां पे वेग नियत होता है वहां पे बात करें त्वरण की, तो त्वरण हमेशा 0 होता है। कि वेग कांस्टेंट है वहां पे वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहां का 0 होगा, 0 होगा वहां पे। तो यहाँ पे कि नियत वेग से गतिमान आवेश तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
कि विद्युत क्षेत्र होगा एक और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कि नियत वेग से गतिशील है आवेश चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देगा। अब बात करें कि वेग में परिवर्तन भी हो जाए समय के साथ, अर्थात कुछ ना कुछ त्वरण हो आवेश का, तो उसको कहा जाएगा त्वरित आवेश। और त्वरित आवेश कुछ तरंगें उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कुछ रेडिएशन, कुछ किरणें या कुछ तरंगें उत्पन्न करते हैं, उनको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इसके अंदर की हम प्रत्येक कंडीशन में आवेश की बात करते जा रहे हैं, आवेश या फिर भी आवेश या फिर भी आवेश, किंतु ये आवेश होता क्या है। अब यहाँ डायरेक्टली तो हमने आवेश लिख नहीं दिया, यहाँ पे क्या हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th चैप्टर था वहां पे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अर्थात आवेश का नाम सुना था हमने, उसी आवेश की हम चर्चा अब कर रहे हैं। पहला टॉपिक है उनका आवेश चार्ज। आवेश होगा चार्ज, वो पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होगी, एक गुण होगा वो कि पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है कि आवेश के हैं कि पदार्थ का वह गुण है जो या जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न अथवा महसूस किए जा सके। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किए जा सकते हैं, उससे हम आवेश कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किए जा सकते हैं। प्रभाव विद्युत क्षेत्र हो सकता है या फिर विद्युत विभव हो सकता है, विद्युत विभवांतर हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी या फिर राशियां होगी। तो उन सबको हमने क्या बोल दिया कि विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किए जा सकते हैं, पदार्थ की यह प्रॉपर्टी होगी। किंतु इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आवेश केवल हमें इतना सा बताएगा या इतना सा बतलाएगा ये कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है अथवा अधिकता है, कि केवल आवेश का इतना ही कार्य है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अथवा वृद्धि होगी। अर्थात हम बात करें कि आवेश, तो आवेश किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को बताता है। आवेश, जहां पे आवेश शब्द आ जाए वहां पे या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, अधिकता हुई है। जैसे कोई एटम होगा, परमाणु, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो धनावेशित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। त्यागने से अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, धनावेशित हुआ। ग्रहण करने से तात्पर्य की अधिकता हो रही, वृद्धि हो रही है, ऋण आवेशित हो जाएगा। अर्थात वस्तु में या तो कमी होगी या अधिकता होगी, उसी को हम नाम देंगे आवेश।
अब हमने बोल दिया कि आवेश एक राशि है, प्रत्येक राशि को व्यक्त किया जाएगा किसी न किसी सिंबल से, कोई ना कोई इसका संकेत होगा दर्शाने के लिए। तो आवेश के सिंबल की बात करें, संकेत की, तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त किया जाता है। अब बात कर ली कि आवेश को कैपिटल क्यू से लिखा, स्मॉल क्यू से लिखा, और आवेश एक राशि हो गई हमारे पास। अब राशि का सिंबल होगा शब्द के अंदर क्या पढ़ा हमने कि आवेश एक राशि है, तो राशि का मापन भी करना आवश्यक है, अर्थात इस राशि को मापना में, कोई मापने के लिए मात्रक चाहिए, तो आवेश का भी कोई ना कोई मात्रक होगा। अब कौन सा मात्रक होगा उसकी हम चर्चा करें, इसके जस्ट बाद में उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आवेश की डेफिनेशन होगी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किए जा सकते हैं। पदार्थ में या वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को बताता आवेश, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त किया जाता है। अब इसके आवेशों की बात करें हम, आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, इसकी कौन सी विमा होगी, डायमेंशन, तो इसकी चर्चा करते हैं अब हम। तो आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। अब हमने कि कुछ याद हो तुम्हें तो कि 11th क्लास में पढ़ा था कि आवेश या कोई भी भौतिक राशि है उसके मापन की 3 पद्धतियां पढ़ी थी हमने, 3 मात्रक पद्धतियां थी। पहली थी एमकेएस पद्धति, दूसरी थी सीजीएस पद्धति और तीसरी थी एफपीएस पद्धति, जिसको ब्रिटिश पद्धति कहा। अब एफपीएस पद्धति में हमारी बुक के अंदर किसी राशि को नहीं मापा जाता, अर्थात उसका अध्ययन यहाँ नहीं किया जाता बुक में। बची 2 पद्धतियां, एमकेएस पद्धति होगी एक, दूसरी होगी सीजीएस पद्धति। अब कि 1961 के दशक में एमकेएस पद्धति का नाम चेंज करके एसआई पद्धति कर दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। एमकेएस पद्धति का नाम चेंज कर दिया 1961 में, क्या रख दिया एमकेएस के स्थान पे एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। तो उसी के अंदर इसके मात्रक की बात करें। तो सबसे पहले मात्रक की बात करें एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई मात्रक। अब इसके अंदर की हमने 10th क्लास में पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, उसको इक्वल टू पढ़ा था हमने आई गुणा टी, कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्यों इक्वल टू आई टी पढ़ा होगा वहां पे। अब इसके अंदर इसका मात्रक सीएम एसआई मात्रक, तो धारा का एसआई मात्रक रखना हमें और दूसरा टाइम का एसआई मात्रक रखने हैं। तो इस विद्युत धारा का एसआई मात्रक पढ़ा हमें सेकंड, साइन है या फिर गुणा का, और टाइम का मात्रक पढ़ा हमें ये धारा का तो एम्पियर पढ़ा हमने, और इसका टाइम का पढ़ा है सेकंड। तो इसके अंदर कि आवेश का मात्रक चाहिए तो धारा का मात्रक एम्पियर पढ़ा हमने, और टाइम का मात्रक सेकंड पढ़ा तो एम्पियर सेकंड। इस आवेश का ऐसा मात्रक कहलाएगा, और इसका नाम कूलॉम के नाम पर रखा गया कि एम्पियर गुणा सेकंड को कहा जाएगा कूलॉम, जिसको सी से व्यक्त किया जाएगा। कूलॉम एक वैज्ञानिक था जिसने बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को डिफाइन किया, परिभाषित किया।
उसी के नाम पे एम्पियर सेकंड का नाम कूलाम रख दिया। कूलाम के नाम पे क्या रख दिया, इसका नाम कूलाम। अब इसके अंदर ये हो गया एसआई मात्रक। अब बात करें दूसरे सीजीएस मात्रक की, क्योंकि अब पीएस आता है, सीजीएस नहीं है वहां पे। सीजीएस मात्रक होंगे, ये हमारे पास दो मात्रक हैं। इसके दो मात्रक है हमारे पास। पहले मात्रक की बात करें तो पहला मात्रक है सीजीएस मात्रक, जो कि आवेश है स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या नाम होगा इसका, स्थिर वैद्युत मात्रक, जिसको ESU से लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विद्युत की स्थिर विद्युत मात्रक होगा। क्या इसका नाम स्टेट कूलाम भी दिया जाता है, स्टेट कूलाम। या एक और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आवेश के दो प्रकार बताए थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका एक और नाम रखा गया, जिसको कहा जाता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, जिसको FR से डिनोट किया जाता है। कि एक और नाम दिया इसी को फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था जिसका पूरा नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने आवेश को दो भागों में विभाजित किया था, नावेश ऋणावेश। उसी के सम्मान में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अब बात करें हम कि इस स्थिर विद्युत मात्रक का इसके इस एसआई मात्रक कूलाम से क्या रिलेशन होगा, तो इसको भी डिफाइन कर दें साथ के साथ हम। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ ईसो, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ ईसो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी का सेकंड मात्रक होता है सीजीएस पद्धति के अंदर विद्युत चुंबकीय मात्रक। EMU से दर्शाया जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इसे विद्युत चुंबकीय मात्रक को भी रिलेटेड कर दें, हम रिलेट कर दें किसी से, कूलाम से, जो कि एसआई मात्रक था। कि पूछा जाए कि एसआई मात्रक का इसके विद्युत चुंबकीय मात्रक से क्या रिलेशन होगा, तो इसके अंदर की 10 कूलाम मिलाने के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनता है। कि 10 कूलाम के बराबर एक अकेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। और बात करें इसके अंदर अगले मात्रक की, जो कि होगा प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक लेबोरेटरी प्रयोगशाला के अंदर इसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है, ये यूज में लिया जाता है। अब प्रायोगिक मात्रक, इसकी बात करें हम तो प्रायोगिक ये होता हमारे पास एम्पियर हावर, एम्पियर घंटा, एम्पियर हावर। एम्पियर को A से और हावर को H से दर्शाया जाता है। प्रायोगिक मात्रक होगा इसका एम्पियर हावर। अब इसकी बात करें कि एम्पियर हावर है, इसके अंदर कि इसी एसआई मात्रक से क्या रिलेशन मिलेगा इसका, उसको भी डिफाइन कर दें हम। तो इसके अंदर की एसआई मात्रक से इस एम्पियर हावर का रिलेशन है कि एक एम्पियर हावर 3600 कूलाम के बराबर होगा। एक एम्पियर हावर 3600 कूलाम के बराबर होगा। और एक और अन्य मात्रक होता है इसी का, अन्य मात्रक, जिसका नाम है फेराडे। फेराडे, इस फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम दिए थे। उन्हीं के सम्मान में
आवेश का एक अन्य मात्रक रखा फेराडे, और विशेष ध्यान रहे इसी का कि फेराडे होगा ना कि फेराड होगा ये, क्योंकि फेराड धारिता का मात्रक होते हैं, और धारिता कहते हैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, कि जितनी क्षमता आवेश ग्रहण करने की है उसी को कहा जाएगा धारिता। उस धारिता का मापन फेराड के अंदर किया जाएगा, जो कि लेसन नंबर 4 के अंदर होगा। तो फिलहाल आवेश के मात्रक की बात करें तो फेराडे होगा, फेराडे आवेश का मात्रक है, जबकि फेराड धारिता का होगा। और इसी फेराडे को भी हम एसआई मात्रक से संबंधित कर दे, रिलेट कर दें। एक फेराडे बराबर होगा 96,500 कूलम के। एक फेराडे अकेला 96,500 कूलम के बराबर होगा। अब मात्रकों का आरोही क्रम लिखना चाहिए हम, यहां से कि मात्रकों का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखे हम इनको। अब इनकी बात करें तो सबसे छोटे मात्रक की बात करो सबसे पहले, कि 3 × 10⁻9 ईसु मिलाने फिर स्टेट गुलाम मिलाने फिर 1 गुलाम बना, इतनों के बराबर होगा अकेला 1 गुलाम, अर्थात इतने ईसु मिलेंगे तब जाके 1 गुलाम मिलेगा। अर्थात यहां से दिख रहा है कि ईसु सबसे छोटा मात्रक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सबसे छोटा, इससे बड़ा हो जाएगा गुलाम। फिर बात करें कि 10 गुलाम मिलाने के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बना, अर्थात विद्युत चुंबकीय मात्रा। 10 गुलाम के बराबर अकेला एक ईएम, अर्थात ये क्या होगा, गुलाम से भी बड़ा होगा, अर्थात ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इससे बड़ा मात्रक हो गया। फिर बात करें प्रायोगिक मात्रक की, 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम के बराबर है, कि 3600 कूलम के बराबर है 1 एम्पियर आवर। तो इसके अंदर की एम्पियर आवर इससे भी बड़ा मात्रक हो गया, ये तो 10 कूलम के बराबर था, ये 3600 कूलम के बराबर होगा। किंतु फेराडे की बात की जाए तो ये तो इससे भी बड़ा मात्रक मिल रहा है, कि 96,500 कूलम में मिलके 1 फेराडे बनाते हैं, अर्थात फेराडे इससे भी बड़ा मात्रक बनेगा। अब ये आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, सबसे बड़ा मात्रक क्या मिला हमें, फेराडे। पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा मात्रक, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, तो क्या आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत ये स्थिर विद्युत मात्रक। सबसे बड़ा पूछा जाए फेराडे होगा, ना कि फेराड होगा, क्योंकि फेराड धारिता का मात्रक होता है। तो यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, एक तो ये निकल के आया यहां से, और दूसरी चीज निकल के आ रही है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब सबसे छोटे मात्रक की बात करें हम तो कौन सा दिख रहा हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अर्थात ईसु, या इसको स्टेट गुलाम कह दो या फ्रैंकलिन कह दो, जो कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक होगा। सबसे बड़े मात्रक की बात की जाए तो कौन सा होगा, फेराडे होगा, सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा इसका फेराडे। और इसके अंदर बोलते हैं क्वेश्चन में हमें कि सबसे छोटा मात्रक लिखिए आवेश का, उसका उसके एसआई मात्रक से क्या रिलेशन है, तो ये एसआई मात्रक से उसका रिलेशन होगा। एसआई मात्रक गुलाम में, सबसे छोटे मात्रक ईसु से इसका रिलेशन मिल गया। पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताना है फेराडे। और ये भी पूछा जाए साथ के साथ कि सबसे बड़ा मात्रक कौन है, उसका उस आवेश के एसआई मात्रक से क्या रिलेशन है,
तो ऐसा ही मात्रक से ये वाला रिलेशन होगा कि 1 फैराडे छिन्नमा चार 500 गुलाम के बराबर होगा। अब इसकी विमा की बात कर रहे हैं, इसकी विमा क्या होगी, विमीय सूत्र क्या होगा आवेश का, आवेश की विमा विमा अर्थात किसी भी भौतिक राशि को उसकी घातों के रूप में प्रदर्शित करना। अब आवेश को भी प्रदर्शित कर दे, आवेश की विमा चाहिए हमें, विमीय सूत्र आवेश का चाहिए हमें। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा अर्थात भौतिक राशियों की जिनमें मूल राशि होती है उनकी घातों के रूप में प्रदर्शित करना है इसको। अब यहाँ धारा है हमारे पास, धारा का मात्रक एम्पियर, जो कि धारा एक मूल राशि है, धारा का मात्रक एम्पियर ए लिख दिया हम यहाँ पे। यहाँ पे टाइम है हमारे पास, अब टाइम है तो टाइम भी एक मूल राशि है, टाइम को दर्शाया जाता है टी से, टाइम को दर्शाया जाता है टी से। A1 T1 का दो या केवल AT का दो, आवेश की विमा बन जाएगी AT। तो पूरी बुक के अंदर कि सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी हमें आवेश की विमा की, क्योंकि आवेश की विमा हमें पता है तो बाकी सारी विमीय सूत्र, बाकी सारी विमाएं हम आसानी से निकाल सकेंगे।